जल्दी से जुड़ जाओ भाई, सभी लाइव आ चुके हैं। तो ऑलरेडी हमने ओशियंस के 2 भाग पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम उसका तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। ओशियंस के बारे में हमने जान लिया था, समुद्री जलधाराओं वगैरह के बारे में जान लिया था, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स थे, ज्वार भाटा वगैरह कैसे कब आते हैं, ये सारे पॉइंट जान लिए थे, ठीक है। एक बार आवाज का बता दो, सबको आवाज क्लियर है एकदम? सभी का स्वागत है, सभी को राम राम, राधे राधे। आवाज का एक बार बता दो, सब ठीक आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो महासागरों का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें पढ़नी है लवणता के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है? लवणता के बारे में पढ़ना है, सैलिनिटी के बारे में पढ़ना है। लवण यानी कि नमक, यानी कितना नमक महासागरों में मिलता है, उसका अध्ययन हमें थोड़ा सा करना है। इससे भी क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। उससे पहले जरा मेरे को आप ये आंसर करें कि एक ज्वार के बाद अगला ज्वार आने में कितना समय लगता था? थोड़ा सा रिवीजन एक कर लेते हैं। और एक ज्वार के बाद भाटा आने में कितना समय लगता था? एक बार ये थोड़ा सा रिवाइज करके बता दो जल्दी से। लास्ट क्लास में हमने यहीं पर खत्म किया था। योगेंद्र बेटा गलत आंसर क्यों बता रहे हो? एक ज्वार के बाद अगला ज्वार आने में 12 घंटे 26 मिनट लगते थे। अरे यार रिवाइज नहीं कर रहे, क्या बात है तुम्हें? रिवीजन करो ना चीजों का। और एक ज्वार के बाद भाटा आने में 6 घंटे 13 मिनट लगते थे, ठीक है। 6 घंटे 13 मिनट। चीजों को याद रखो यार, ऐसे कैसे काम बनेगा, ठीक है। या फिर यहां पर कहे भाटा के बाद ज्वार आने में कितना समय लगता है, तब भी कितना लगेगा? 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है, ठीक है। चलो, तो आज जो हमें पढ़ना है वो महासागरों की लवणता के बारे में पढ़ना है, सैलिनिटी के बारे में पढ़ना है। तो किसी भी समुद्र की जब आप लवणता निकालते हो तो वो हम किस हिसाब से निकालते हैं? 1 लीटर पानी अगर हम लेते हैं तो उसमें कितने ग्राम नमक हमें मिलेगा, ये उसकी क्या कहलाती है? लवणता कहलाती है, ठीक है। तो जब लवणता हम निकालेंगे तो हमेशा किस में निकालेंगे? हम निकालेंगे हमेशा ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। इसी को हम परसेंटेज वाइज भी डिनोट कर सकते हैं। लीटर को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो 1000 ml लिख सकता हूं, क्योंकि ऊपर ग्राम है तो इसकी यूनिट भी यही करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में परसेंटेज में भी इसको डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। तो या तो ऑप्शन में ग्राम प्रति लीटर में आंसर होगा या फिर परसेंटेज में आंसर होगा। परसेंटेज में जब कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी जितना भी ग्राम प्रति लीटर है उसका क्या निकल आएगा? काटोगे तो 10 से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो 30 ग्राम प्रति लीटर है तो 10 से डिवाइड कर दो, कितना परसेंटेज हो जाएगा? 3% हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी महासागर की अगर हमें लवणता निकालनी होती है तो या तो हम ग्राम प्रति लीटर में निकालते हैं या परसेंटेज में निकालते हैं। तो अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें, सारे महासागर ले लें, तो कुछ औसत लवणता पृथ्वी की होगी कि नहीं होगी? ये पेपर में तमाम बार क्वेश्चन आ चुका है कि पृथ्वी की औसत लवणता क्या है। तो पृथ्वी की औसत लवणता यदि ग्राम प्रति लीटर में पूछता है तो है 35 ग्राम प्रति लीटर, और अगर परसेंटेज में पूछता है तो कितनी है? 3.5%। कई किताबों में ये पॉइंट गलती से मिस हो गया है, तो कई किताबों में 35% लिख देते हैं। ये गलत है, ध्यान रखना इस चीज को। किताबों से अगर गलती से पढ़ लेते हो किसी से तो कितना है? 35 ग्राम प्रति लीटर है या फिर 3.5% है, ठीक है। कितना है? 3.5% या 35 ग्राम प्रति लीटर। ये क्वेश्चन पेपर में तमाम बार आ चुका है कि पृथ्वी की औसत लवणता क्या है, एवरेज सैलिनिटी ऑफ अर्थ। तो ग्राम प्रति लीटर में ऑप्शन हो तो 35 ग्राम प्रति लीटर, और परसेंटेज में हो तो 3.5%, ठीक है। अगर हम बात करें महासागरों की तो महासागर में क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। नमक से मतलब क्या है? अगर हम केमिस्ट्री में जाते हैं कि भाई नमक क्या है, सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट का मतलब केवल यही नहीं होता ये जो हम NaCl चाट लेते हैं, ठीक है। नमक का मतलब केवल ये नहीं होता। नमक क्या होता है? नमक जब क्षार और अम्ल आपस में मिलते हैं, यानी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं, क्षार जब रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है? हमें नमक मिलता है, ठीक है। तो नमक में याद रखना केवल NaCl नहीं आता, और भी नमक आते हैं। यदि कोई भी अम्ल दूसरे क्षार से मिलेगा तो हमेशा हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटकम में हमें नमक मिलेगा और साथ में पानी मिलता है। ये आपको याद होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। 8th या 9th क्लास में केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में केवल NaCl ही नमक नहीं है, और भी नमक समुद्रों में पाए जाते हैं। लेकिन हाँ, जो हम प्रयोग में लाते हैं, जो खाते हैं हम, वो क्या है? वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सबसे अधिक मात्रा में समुद्रों में जो नमक पाए जाते हैं उनका क्रम कभी कभी पूछ लेता है, तो क्या क्रम है? ये क्रम है। यानी सबसे अधिक मात्रा में लगभग 77% अकेला
कौन सा नमक पाया जाता है समुद्र में? वो पाया जाता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। इसके बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इसके बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट। इसके बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। और इसके बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम सल्फेट। तो ये जो NaCl है जनरली सब्जी वगैरह में या खाने में यही नमक का हम प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो टेबल पे रखा रहता है, किसी रेस्टोरेंट में जाओगे वहां नमक जो रखा रहता है वो कौन सा रखा रहता है? NaCl। इसीलिए इस नमक को क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि काला नमक और सेंधा नमक फिर क्या है? ठीक है, ब्लैक सॉल्ट और सेंधा सॉल्ट ये क्या होता है? तो सेंधा नमक और काला नमक समुद्रों से नहीं निकाला जाता। समुद्र से जो नमक मिल रहा है, जो हम खा रहे हैं, वो NaCl होता है। जो सेंधा नमक और काला नमक है, ये दोनों नमक चट्टानों से मिलते हैं। सेंधा नमक और काला नमक ये चट्टानों से मिलते हैं और असल में ये होते क्या हैं? ये खनिज होते हैं। यानी इसमें केवल एक सॉल्ट नहीं होता, ये कई सारे सॉल्टों का मिक्सचर होता है। इसी वजह से सेंधा नमक और काला नमक को क्या कहते हैं? ये चट्टानों से मिलता है तो क्या कहते हैं? चट्टान नमक कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं। अगर आपने सुना होगा तो शायद सुना हो, सेंधा नमक को लाहौरी नमक भी कहा जाता है, क्योंकि लाहौर में चट्टानें पड़ती हैं सेंधा नमक की, वहां से नमक ये आता है, ठीक है। लड़ाई हुई थी बीच में तो शायद इस पर कुछ विवाद भी हुआ था कि सेंधा नमक का पाकिस्तान से आयात बंद हो गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, काला नमक और सेंधे नमक को चट्टान नमक कहते हैं, जबकि ये जो जनरल नमक होता है NaCl, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टेबल सॉल्ट, ठीक है। सोडियम जो है वो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है, यानी दिल की धड़कन और ये सारी चीजों को रेगुलेट करता है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। इसके अलावा भेजे में जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलते हैं उसमें भी सोडियम की सहायता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो अब समझने का है वो ये है कि ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो महासागरों की लवणता को प्रभावित करते हैं। यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे समुद्र में जो नमक है वो कहीं ज्यादा है और कहीं कम है। ऐसे क्या क्या कारण है, ठीक है। तो देखो पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद ये थ्योरी दिखा दूंगा, ठीक है। पहले समझ लो इस चीज को। देखो पहला जो कारण है वो है तापमान और वाष्पीकरण की दर। तापमान और वाष्पीकरण की दर, ठीक है। वाष्पी में शायद ये साव वाला आएगा, षटकोण वाला, ठीक है। तापमान और वाष्पीकरण की दर, टेम्परेचर एंड रेट ऑफ वेपराइजेशन। तो जरा सोच के बताओ, जिन क्षेत्रों में तापमान ज्यादा, ठीक है, यानी टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा या कम होगा? सोच के बताओ जरा। जिन क्षेत्रों में तापमान ज्यादा है वहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा या कम होगा? वाष्पीकरण यानी पानी का उड़ना, भाप बनना। तो अगर ज्यादा होगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की दर ज्यादा है, तो यानी कि वाष्पीकरण में क्या उड़ रहा है? पानी उड़ रहा है। तो क्या बचेगा नीचे? नमक बचेगा कि नहीं बचेगा? तो जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी वहां पर लवणता भी ज्यादा पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? तो वहां पर सैलिनिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब जरा सोच के बताओ, पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी को हमने डिवाइड किया था ऐसे, 23.5 की रेखा, 66.5 की रेखा, ऐसे डिवाइड किया था, ऐसे ही साउथ में था। तो जरा सोच के बताओ, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ आओगे तो लवणता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? तो कहां ज्यादा तापमान रहता है? इन क्षेत्र में ज्यादा तापमान रहता है, तो लवणता कहां ज्यादा होगी? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लवणता ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो सबसे ज्यादा जो लवणता होती है वो किन क्षेत्रों में होती है? भूमध्य रेखा के आसपास या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल एरियाज में। जबकि सबसे कम लवणता कहां पाई जाएगी? सबसे कम लवणता पाई जाएगी ध्रुवों पर, ठीक है। ध्रुवों पर जो औसत लवणता होती है वो लगभग 2 से 2.5% पाई जाती है, जबकि भूमध्य रेखा पर जो लवणता है वो लगभग कितनी है? 3.5%, ठीक है। भूमध्य रेखा पर लवणता लगभग कितनी है? 3.5%, और ध्रुवों पर लवणता लगभग कितनी है? 2 से 2.5%, ठीक है। दूसरा कारण समझो, साफ पानी का मिलना।
तो जरा सोच के बताओ, नदियां जो होती हैं, फ्रेश वाटर सप्लाई, जो नदियों का पानी होता है वो खारा पानी होता है या साफ पानी होता है? तो नदियों का जो पानी होता है वो खारा पानी होता है या साफ पानी होता है? तो नदियों का जो पानी होता है वो कैसा होता है? साफ पानी होता है। पी लेते हो ना गंगा जल, ठीक है। तो नदियों, जिन क्षेत्रों में नदियां ज्यादा गिरेंगी तो वहां की लवणता कम होगी या ज्यादा होगी? साफ पानी कहीं ज्यादा मिलेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये तो उसमें भी पढ़ते होगे ना, मिक्सचर और एलिगेशन में, मैथ में, ठीक है, कि दारू मिलाई और फिर पानी मिलाया, ठीक है, इतना % बनाया, तो वो सारी चीजें। तो ऐसी जहां पर ज्यादा नदियां मिलेंगी वहां की लवणता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ ले कंसेप्ट, ठीक है। अभी क्वेश्चन कहां, वो तो ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी कंसेप्ट समझ लो, फिर गलत नहीं होंगे, ठीक है, जब पुट अप होंगे आगे के क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर नदियां किधर की तरफ गिरती हैं? अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में? बताओ जरा। भारत में जो ज्यादातर नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं या बंगाल की खाड़ी में? हाँ, तो कहां गिरती हैं ज्यादातर? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो अगर बंगाल की खाड़ी में ज्यादा नदियां गिर रही हैं, यानी साफ पानी ज्यादा यहां पर होगा, तो बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की तुलना में कम होगी कि नहीं होगी? तो बिल्कुल ऐसा ही है, अरब सागर की जो लवणता है वो है लगभग 3.5%, जबकि बंगाल की खाड़ी की जो लवणता है वो है लगभग 3%। ठीक है। तीसरा जो फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट आता है वो है समुद्री जलधाराएं, ओशियन करेंट्स। समुद्री जलधाराएं, ओशियन करेंट्स। तो मैंने दो तरीके की समुद्री जलधाराएं बताई थी आपको, एक थी ठंडी और एक थी गर्म। तो जरा सोच के बताओ, ठंडी जलधारा की लवणता और गर्म जलधारा की लवणता में किसकी लवणता ज्यादा होगी और किसकी कम होगी? जरा बताओ सोच के, थोड़ा सा कॉमन सेंस का सवाल है। एक ठंडी जलधारा है, एक गर्म जलधारा है, तो गर्म जलधारा की लवणता ज्यादा होगी या ठंडी जलधारा की लवणता ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली किसकी ज्यादा होगी? बिल्कुल सही आंसर आने लग गए, गर्म जो होगी उसकी लवणता ज्यादा होगी। ठीक है, अभी पीछे यही तो कंसेप्ट पढ़ा था गर्म वाला। दूसरा ऐसे समझ लो, गर्म कहां से आती थी? भूमध्य रेखा की तरफ से, और भूमध्य रेखा पर लवणता ज्यादा थी, तो कहीं ज्यादा लवणता से पानी आएगा तो ऑब्वियसली उसमें नमक ज्यादा होगा। तो जहां पर गर्म जलधाराएं चलती हैं ये लवणता को क्या करेंगी? बढ़ा देंगी। ठीक है, ये क्या करेंगी? लवणता को बढ़ा देंगी। जबकि ठंडी जलधाराएं क्या करेंगी? लवणता को कम कर देती है। ठीक है, ये ज्यादा कर देती हैं और ये लवणता को कम कर देती है। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर हैं जिन पर प्रभावित होती है समुद्र की लवणता। कौन कौन से तीन फैक्टर? तापमान और वाष्पीकरण की दर, टेम्परेचर एंड रेट ऑफ वेपराइजेशन। दूसरा हो जाएगा साफ पानी का मिलना, कहां नदियां ज्यादा गिरा रही है पानी। और तीसरा समुद्री जलधाराएं। यदि किसी देश के आसपास किसी समुद्र में कोई गर्म जलधारा चल रही है, उधर की लवणता को वो क्या करेगी? बढ़ा देगी। और अगर ठंडी जलधारा उधर आ रही है तो वो लवणता को क्या करेगी? कम कर देगी। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा सा थ्योरी में देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, उच्च तापमान पर वाष्पोत्सर्जन यानी कि एवोपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब एवोपोरेशन ज्यादा होगा तो उन क्षेत्रों में जो पानी है वो ज्यादा उड़ेगा, और पानी ज्यादा उड़ेगा तो बचेगा क्या? नमक बचेगा। तो उन क्षेत्रों में क्या होगी? लवणता ज्यादा होगी। तो इसीलिए अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो लवणता पे क्या होगा? कमी आएगी। भूमध्य रेखा के आसपास लगभग 3.5% है, जबकि ध्रुवों के आसपास लगभग 2 से 2.5%। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या था? दूसरा था साफ पानी का मिलना या ताजा पानी की आपूर्ति। तो जिन क्षेत्रों में नदियां पानी गिराएंगी वहां में क्या होगा? वहां लवणता कम हो जाएगी। तो ज्यादातर नदियां भारत की कहां गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी की लवणता 3% है, अरब सागर की लवणता लगभग 3.6%। ठीक है, तीसरा कारण क्या था? समुद्री जलधाराएं था। तो समुद्री जलधाराओं में अभी मैंने बताया, जो वार्म करंट है या गर्म जलधाराएं, उनमें खारापन ज्यादा होता है तो वो बढ़ा देंगी लवणता को। जो कोल्ड करंट है वो लवणता को कम कर देंगे। सिंपल। ठीक है, अब ये हमने किसकी बात की? ये हमने बात की खुले महासागरों की, यानी जो ओपन है। अगर हम बात करें ऐसे सागरों की, ये तो महासागर हो गए, सागर भी तो हैं, तो ऐसे सागर या कुछ ऐसी झीलें जिनकी लवणता या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। उससे पहले एक अपवाद आता है। अपवाद क्या आता है उसको समझ लो। देखो, अभी मैंने आपको समझाया कि भूमध्य रेखा से
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता क्या होती है? कम होती है। ये बताया कि नहीं बताया? लेकिन यहां पर एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है? वो अपवाद ये है कि यदि मैं पृथ्वी की बात करता हूं तो आइडियली 0 डिग्री से ध्रुवों की तरफ जाओगे तो कम होनी चाहिए, लेकिन यह पाया गया है कि जो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के आसपास वैसे तो लवणता कम होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा पाई जाती है। ये अपवाद है। यानी आइडियली क्या होना चाहिए था? सबसे ज्यादा लवणता भूमध्य रेखा पर होनी चाहिए थी, लेकिन सबसे ज्यादा लवणता पृथ्वी पर कहां पाई जाती है? कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास के क्षेत्रों में। ऐसा क्यों हो गया? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि 0 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होता है, यहां पर वाष्पीकरण की दर कुछ ज्यादा ही होती है, जिसकी वजह से फौरन क्या होता है? भाप उड़कर बादल हाथ की हाथ बन जाते हैं। बिल्कुल वो वाला सीन है कछुए और खरगोश वाला, कि एकदम से आपने क्या किया? एकदम से बहुत तेज दौड़ लिए, जरूरत से ज्यादा, और फिर एकदम इतना थक गए कि अब आगे दौड़ नहीं पा रहे। तो उससे बेटर क्या है कि धीरे 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 चलते रहो। यानी ऐसा नहीं करना कि एक ही दिन में सीधे 12 घंटे पढ़ाई कर ली और फिर सिर में इतनी तेज दर्द हो रहा है कि अब 3 दिन तक पढ़े नहीं। तो उससे बेटर कौन आदमी है? जो 4 दिन लगातार 4-4 घंटे पढ़ ले। वो आपसे ज्यादा पढ़ लेगा, 16 घंटे पढ़ लेगा। आप एक ही दिन में 12 घंटे पढ़े और फिर 3 दिन आपने आराम किया। तो वही चीज है यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या होता है? बहुत जल्दी ही पानी उड़ जाता है, तो फौरन यहां पर क्या होता है? बारिश हो जाती है दोपहर के समय पर। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पेपर में आ चुके हैं कई बार कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां डेली बारिश होती है? तो भूमध्य रेखा पर डेली बारिश होती है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में जाके पूछ रहा हूं, जो मैं आपको बता तो चुका हूं, लेकिन यहां पर आपको अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा। जरा सोच के बताओ, जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, यहां बारिश किन हवाओं के कारण होती है? यानी यहां पर जो बादल बनने का कारण है वो क्या है? ऑप्शन दे देता हूं, चलो मैं। ठीक है, ऑप्शन है संचालन, कंडक्शन, संवहन, कन्वेक्शन, पहाड़ी क्षेत्र, या चक्रवाती क्षेत्र। बताओ क्या आंसर होगा? किस प्रकार की वर्षा होती है भूमध्य रेखा पर? हाँ, तो आंसर आने लग गए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कन्वेक्शन, वेरी गुड। संवहन की वजह से वर्षा होती है। यहां पर क्या होती है? हवा गर्म होकर ऊपर उठती है ना, तो उसकी वजह से बादल बनते हैं। वेरी गुड बेटा। कन्वेक्शन यानी संवहन के कारण वर्षा होती है। तो क्वेश्चन आएगा संवहनीय वर्षा डेली कहां देखने को मिलती है? भूमध्य रेखा पर। एक रीजन तो ये हो गया कि यहां पर क्या है? जरूरत से ज्यादा वाष्पीकरण होता है तो फौरन बादल बन जाते हैं, और जब बादल बन जाएंगे तो गिर गया वातावरण, तो ऐसी स्थिति में फिर वाष्पीकरण कम होने लगता है, बारिश हो जाती है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर आसमान साफ रहता है, तो धीरे धीरे हौले हौले ज्यादा वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। दूसरा बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि ज्यादातर जो विश्व की बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, इसके अलावा कांगो नदी है, जायरे नदी है जो अफ्रीका में बहती है, ये बड़ी बड़ी नदियां अपना पानी किस क्षेत्र के आसपास गिराती हैं? 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में ही गिराती हैं। तो जब ये बड़ी बड़ी नदियां यहां पानी गिरा देंगी तो लवणता उसकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र में ऐसी कोई बड़ी नदी नहीं है जो लवणता को ज्यादा प्रभावित करे। इस वजह से इन क्षेत्रों में लवणता भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। भूमध्य रेखा पर मैंने आपको कितनी बताई थी? तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में मैंने आपको बताई थी 3.5%, लेकिन इन क्षेत्रों में कितनी पाई जाती है? इन दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है 3.7%। तो अपवाद होने का कारण क्या हो गया? अपवाद होने के कारण दो हो गए। पहला कि भूमध्य रेखा के आसपास बड़ी बड़ी नदियां गिरती हैं, अपना पानी गिराती हैं, और दूसरा यहां पर वाष्पीकरण की दर जरूरत से ज्यादा रहती है, आसमान में बादल बन जाते हैं, डेली बारिश हो जाती है, तो यहां पर आसमान साफ रहता है। इस वजह से यहां पर जो लवणता है वो थोड़ी सी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो अब यही शायद यहां पर एक्सेप्शन में थ्योरी लिख रही है पूरी।
ठीक है, तो जब पीडीएफ मिलेगी तो उसमें ये देख लेना, ठीक है, जो अभी समझाया आपको मैंने, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अगर हम बात करें, ये एक अपवाद है यहां पर, वो क्या अपवाद है, वो अपवाद ये है कि भूमध्य रेखा के जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें वैसे तो ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हम देखते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र में थोड़ी सी ज्यादा लवणता है। क्यों है, तो वो 37 ग्राम प्रति लीटर थी। क्यों है, वो दो कारण यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है, समझा मैंने आपको दिया है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ रहा है, एक बार बता दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं, यहां पर समझ में आ रहा है यहां तक? सनु सैनी नो डाउट, योगेंद्र कुमार आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसे सागरों की जो थोड़े से घिरे हुए हैं। अभी हम महासागरों की बात कर रहे थे, अब ऐसे क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, झीलों की, सागरों की, जो स्थल से घिरे हुए हैं, ठीक है, तो वो प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला जो एग्जाम्पल है वो है भूमध्य सागर, लाल सागर, मेडिटेरियन सी, रेड सी और फारस की खाड़ी। इनकी औसत लवणता थोड़ी सी ज्यादा है पृथ्वी के औसत से। पृथ्वी का औसत था 3.5%, इनका कितना है, परसेंटेज में बात करूंगा तो 3.7 से 4.1% के बीच पाई जाती है। इसका रीजन क्या है, ये थोड़ी सी ज्यादा क्यों है, तो इसको थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं। मैंने आपको बताया था भूमध्य सागर कौन सा था, तो भूमध्य सागर था जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में था। ये वाला जो हिस्सा था ये क्या था, भूमध्य सागर था। अगर मैं बात करूं तो 23.5 डिग्री की रेखा लगभग ऐसे गुजरती है इधर की तरफ से, ठीक है। तो जब 23.5 की डिग्री की रेखा ऐसे गुजर रही है तो ये 23.5 डिग्री के आसपास का क्षेत्र हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा लाल सागर, लाल सागर था ये वाला, एशिया और अफ्रीका के बीच में, याद आ रहा है ना, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। और फारस की खाड़ी कौन सी है, फारस पुराना नाम है किसका, ईरान का पुराना नाम है। फारसी लोग कहते हैं ना, फारस के लोग आए थे, फारसी भाषा कहां से आई है, ईरान को पहले फारस कहते थे, और इराक को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। मेसोपोटामियन सभ्यता यूफ्रेट्स और टिग्रिस, दजला और फरात नदियों के बीच में था। तो ईरान के तरफ यहां पर ये जो समुद्र है इसको हम क्या कहते हैं, फारस की खाड़ी कहते हैं, गल्फ ऑफ पर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों लगभग 23.5 डिग्री के आसपास ही है कि नहीं है, तो कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं, इसकी जो लवणता है वो थोड़ी सी ज्यादा है, कर्क रेखा में जितनी थी लगभग उतनी है, ठीक है। एक आंसर जरा आप करो, भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में कौन सी नहर जोड़ती थी, आंसर करो जरा। भूमध्य सागर और लाल सागर, मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में, वेरी गुड, स्विज नहर जोड़ती थी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर कर दिया, स्विज नहर जोड़ती थी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहां पर याद रखना जो शायद मैं आपको बताना उसमें भूल गया था, अभी याद रख लेना। मैंने आपको बताया था कि ये जो भूमध्य सागर है, इधर भूमध्य सागर पड़ता है इधर की तरफ, है ना, या नक्शे में एक बार बता दे रहा हूं, मान लो ये यूरोप है, ठीक है, मान लो ये यूरोप था, यहां पर ऐसे अफ्रीका था, ठीक है। तो यहां पर ये तो भूमध्य सागर हो गया, इधर की तरफ कौन सा समुद्र था, कोई बताएगा, कौन सा महासागर था इधर की तरफ, इधर की तरफ कौन सा महासागर है, ये वाला अटलांटिक महासागर, वेरी गुड, अटलांटिक महासागर। तो ये इन दोनों के बीच में एक जल संधि पड़ती है, ये बताना मैं आपको शायद भूल गया था। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है एक जल संधि, एक जल डमरू मध्य, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जिब्राल्टर, इंपॉर्टेंट है ये, जिब्राल्टर जल संधि, क्या कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, जिब्राल्टर स्ट्रेट कहते हैं। तो कौन सी जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट। और क्योंकि जिब्राल्टर जल संधि के थ्रू अटलांटिक महासागर का पानी कहां आ रहा है, वो आता है भूमध्य सागर में, इसीलिए इसे जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, की ऑफ मेडिटेरियन सी, यानी चाबी है एक तरीके की ऑफ मेडिटेरियन सी, ठीक है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये शायद मैं उसमें बताना भूल गया था, बाकी तो बता दिए थे, पनामा नहर वगैरह ये बताना भूल गया था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो आप देखोगे तो वो क्या है, वो है काला सागर, ब्लैक सी।
काले सागर की बात करूं तो इसकी लवणता लगभग कितनी है, 18 ग्राम प्रति लीटर, यानी परसेंटेज में 1.8%। तो कम है कि नहीं है पृथ्वी की औसत लवणता से? तो कम होने का कारण क्या है, यहां कुछ नदियां हैं जो अपना पानी गिराती हैं। कौन सी नदियां हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये नदी किसमें गिरती है? तो ये फेमस नदियां हैं तीनों। इनको याद कैसे रखो, 3D से नाम याद रखो। तीनों का नाम डी से है, बी से पहले डेन्यूब। इस डेन्यूब नदी की खास बात यह है कि इस डेन्यूब नदी के किनारे यूरोप की 4 राजधानियां बसी हुई हैं, जिसमें सबसे फेमस है बुडापेस्ट, सुना होगा शायद, हंगरी की राजधानी है। दूसरा है नीपर, ठीक है, और तीसरी नदी है डॉन। इसको बोलते तो नीपर है लेकिन स्पेलिंग इसकी डी से ही शुरू है। तो ये 3D नदियां गिरती हैं कहां पर, काला सागर में, इसलिए इसकी लवणता थोड़ी सी क्या है, कम है। देख लेते हैं एक बार नक्शे में कि काला सागर कहां है। तो ये रहा भाई नक्शा काले सागर का, ठीक है। काला सागर ये पड़ता है, ये इधर की तरफ है, ठीक है। ये इस तरफ तुर्की है, ठीक है। यहां भूमध्य सागर है, ये तुर्की है, ये काला सागर है, और फिर ऊपर यूरोप का हिस्सा है। तो ये जो काला सागर है ये कहां आता है, यूरोप की तरफ पड़ता है। क्वेश्चन ये आ चुका है, ऐसा कौन सा देश है जिसकी एक तरफ काला सागर है और एक तरफ भूमध्य सागर है? तो क्या आंसर करोगे, बताओ कौन सा देश बताया ये अभी मैंने, जिसकी एक तरफ भूमध्य सागर है दूसरी तरफ काला सागर है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा, तुर्की, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा, ठीक है। अरे योगेंद्र स्पेलिंग सही लिखा कर, बेरिंग है वो, मैं कह रहा बोरिंग क्या कह रहा है ये, ठीक है, बेरिंग है, बेरिंग जल संधि, ठीक है, बोरिंग जल संधि नहीं है, बेरिंग है वो, ठीक है। हाँ, तो काला सागर और भूमध्य सागर दोनों एक दूसरे के आमने सामने पड़ते हैं, बीच में कौन सा देश पड़ जाता है, तुर्की पड़ जाता है, याद रखना इसको, ठीक है, तुर्की, ठीक है। और तुर्की की राजधानी कोई बताएगा क्या है, तो तुर्की की राजधानी है, कोई बताएगा क्या है, अंकारा। अच्छा पहले बता दी, बहुत बढ़िया, प्रियंका, अंकारा राजधानी है, वेरी गुड, अंकारा, ठीक है। तो ये काले सागर में 3 नदियां गिर रही हैं, कौन कौन सी ये देख सकते हो, ये है नीपर, ठीक है, इधर से ये डेन्यूब आ रही है, तो ये सॉरी डॉन आ रही है, और इधर से ये डेन्यूब आती है, ठीक है। कई सारी नदियां इसमें मिल मिलकर छोटी छोटी ये यहां गिर जाती हैं। तो ये 3 नदियां 3D नदियां गिरती हैं कहां पर, काले सागर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर की अगर बात करूं तो इसकी लवणता लगभग 14 से 17 ग्राम प्रति लीटर है, यानी 1.4 से 1.7% है, ठीक है। इसकी लवणता भी थोड़ी सी कम है, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 बड़ी नदियां अपना पानी गिरा रही हैं। कौन कौन सी 2 बड़ी नदियां हैं, वोल्गा और यूराल, ठीक है। कौन कौन सी 2 बड़ी नदियां हैं, वोल्गा और यूराल। इसमें से ये जो वोल्गा नदी है, इसकी खास बात क्या है कि ये जो वोल्गा नदी है ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी गिर रही है यहां पर, तो ऑब्वियसली लवणता को क्या करेगी, कम कर देगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नक्शे में देख लेते हैं, नक्शे में देखेंगे तो ये है आपका कैस्पियन सागर, ठीक है। और ये यूराल नदी आ रही है इधर से, ठीक है, यूराल पर्वतमाला से, और ये वोल्गा आती है इधर से। तो यूराल और वोल्गा कैस्पियन सागर के किस तरफ मिल रही है, उत्तर कैस्पियन सागर में मिलती है। तो कैस्पियन सागर के भी एक तरीके से 2 हिस्से हैं, उत्तर का अलग और दक्षिण का अलग। दक्षिण की लवणता काफी ज्यादा है लेकिन उत्तर की लवणता काफी कम है। तो क्वेश्चन आएगा क्या रीजन है, ये यूपीएससी के क्वेश्चन हैं, सीडीएस का एग्जाम दोगे तो उसमें आएंगे, यूपीएसआई दोगे उसमें आएंगे, शायद आपके जीडी वगैरह में ना पूछे क्योंकि थोड़ा डिटेल का क्वेश्चन है, बढ़िया है, लेकिन यूपीएससी टाइप का कोई एग्जाम दोगे, आईएएस पीसीएस लेवल टाइप का, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो दिमाग को हिलाते हैं। क्वेश्चन आएगा उत्तर कैस्पियन सागर की लवणता देखी गई है बहुत कम रहती है, जबकि दक्षिण कैस्पियन सागर की लवणता थोड़ी सी ज्यादा है, क्या कारण है, तो क्या कारण हो जाएगा, कारण हो जाएगा क्योंकि उत्तर कैस्पियन सागर में ये 2 बढ़िया नदियां मिल रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी, यूराल और वोल्गा। यूराल नदी को आप देखोगे तो वो इस तरीके से बह रही है कि नहीं बह रही, तो यहां पर ये यूराल पर्वतमाला भी पड़ती है। तो ये यूराल पर्वतमाला ही क्या करती है, जो आपने सुना होगा रूस का 2 हिस्से हैं, तो रूस के एशिया के हिस्से को और रूस के यूरोप के हिस्से को अलग करती है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। कौन सी पर्वतमाला है, यूराल पर्वतमाला, जो रूस के एशियाई हिस्से को और यूरोपीय हिस्से को अलग करती है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी यूरोप की वोल्गा नदी कहां गिर रही है, कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर कहां पड़ गया, रूस के आसपास पड़ गया, रूस कजाकिस्तान ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर मैं बात करूं बाल्टिक सागर की,
ठीक है, ये कहां है भाई, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर की औसत लवणता की बात करूं तो इसकी लवणता और कम है, 11 ग्राम प्रति लीटर है, यानी 1.1% है। इसका रीजन क्या है, तो ये जो बाल्टिक सागर है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये है कहां। तो ये बाल्टिक सागर यूरोप में सबसे ऊपर की तरफ पड़ता है, नक्शे में देख सकते हो, जो बाल्टिक सागर है ये यूरोप में सबसे ऊपर की तरफ पड़ता है। और यहां कौन से देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे देश पड़ते हैं। तो यहां पर इस तरीके से एक पहाड़ी मौजूद है, जैसे भारत में हिमालय, ऐसे यहां पर एक पहाड़ियां मौजूद है जिनको कहते हैं स्कैंडिनेविया की पहाड़ियां। ठीक है, क्या कहते हैं, स्कैंडिनेविया की पहाड़ियां। तो ये बिल्कुल कैसी है, हिमालय जैसी है, यानी यहां पर हिम पर्वत हैं, यानी ग्लेशियर्स हैं। तो ग्लेशियर्स से पानी पिघल पिघल कर कहां मिल जाता है, ग्लेशियर्स से पानी पिघल पिघल कर इस बाल्टिक सागर में मिल जाता है। और आपको पता होगा बर्फ का पानी कैसा होता है, साफ पानी होता है, ग्लेशियर्स साफ पानी के हैं। ठीक है, तो बर्फ का पानी मिल रहा है इसमें लगातार, इसलिए इसकी लवणता थोड़ी सी कम पाई जाती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, कौन से देश स्कैंडिनेवियाई देश कहलाते हैं। तो जहां स्कैंडिनेविया की पहाड़ियां होंगी वही देश क्या कहलाएंगे, स्कैंडिनेवियाई देश कहलाएंगे। तो वो कौन से देश हैं, तो उसमें मेनली 3 आते हैं जो कॉमन है, लेकिन कभी कभी 5 भी कह देते हैं। तो कौन कौन से 5 है, पांचों याद रखो, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और इधर आओगे तो ये डेनमार्क, और इधर इसमें आइसलैंड। ठीक है, ये जो है ये स्कैंडिनेवियाई देशों में आते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना, कभी कभी आ जाता है। मेनली 3 है, मेनली 3 कौन कौन से हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया इनकी लवणता क्यों है, नक्शे से भी बता दिया। नक्शा इसलिए दिमाग में रखना क्योंकि कभी कभी पेपर इस तरीके से भी पूछ लेता है, बाल्टिक सागर कहां है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तो कुछ झीलों की बात कर लेते हैं। ठीक है, झील क्या होती है, लेक क्या होती है। झील ऐसा पानी का हिस्सा होता है जो चारों तरफ से क्या है, घिरा हुआ है भूमि से, यानी किसी समुद्र में जाके ही नहीं मिलेगी। झील क्या होगी, एक बीच में कुछ इस तरीके से तालाब का बड़ा रूप होगा, उसको हम जनरली क्या कहते हैं, झील कहते हैं। तो झील की अगर बात करें तो एक झील पाई जाती है, ठीक है, ये इधर तक तो सारा हो गया था, अच्छा ये वाला पॉइंट रह गया था। ठीक है, एक झील पाई जाती है जिसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक। ठीक है, एक झील पाई जाती है जिसका नाम ही क्या है, नाम ही है, यहां पे लिख दे रहा हूं, पीछे लिख रहा है लेकिन यहां पर लिख दे रहा हूं। एक झील पाई जाती है जिसका नाम क्या है, ग्रेट सॉल्ट लेक, या महान नमकीन झील। तो इसके नाम में ही नमकीन आ रहा है, तो बहुत ज्यादा नमकीन होगी कि नहीं होगी। तो ये महान, अपने आप को महान कौन समझता है सबसे ज्यादा, अमेरिका वाले समझते हैं। तो ये कहां पाई जाती है, महान नमकीन झील अमेरिका में ही पाई जाती है। महान झीलें ये भी कहां है, अमेरिका में ही है। ग्रेट लेक्स, अपने आप को ग्रेट ग्रेट करते हैं ना वो हर चीज में। ठीक है, तो महान नमकीन झील की जो औसत लवणता है वो लगभग कितनी है, इसकी औसत लवणता है लगभग 22%। यानी अगर आप 1 लीटर पानी लेते हो तो उसमें 220 ग्राम नमक मिलेगा, इतनी ज्यादा लवणता है यहां की। इनका रीजन क्या है, इनका रीजन है आसपास की पहाड़ियां। जब ये झीलें बनी तो आसपास की पहाड़ियों से जो टूट टूट कर नमक इनमें जमा हो गया, उसकी वजह से इनकी लवणता ज्यादा है। तो एक बात बताओ जरा, नमक पानी से हल्का होता है या भारी होता है, बताओ जरा। नमक पानी से हल्का होता है या भारी होता है, सोच के बताओ यार। भारी होता है। ठीक है, तो अगर मैं पानी में नमक घोलूंगा तो पानी भारी होगा या हल्का होगा, अगर पानी में नमक मिलाऊं तो पानी का घनत्व बढ़ेगा या कम होगा, भारी हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है, इसको फिजिक्स में भी हम पढ़ेंगे। इस सिद्धांत को कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, याद आ रहा होगा, उत्प्लावन का नियम, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, वो अभी हम फिजिक्स में भी आगे पढ़ेंगे, कि अंडों को अगर हम देखें तो वो सादा पानी में डूब जाते हैं। कभी अंडे उबाले होंगे तो देखा होगा, अंडे सादा पानी में डूब जाते हैं। लेकिन यदि उस पानी में आप नमक मिला दोगे तो अंडा तैरने लगता है। क्यों,
क्योंकि पानी क्या हो जाता है, पानी का घनत्व बढ़ जाता है उस अंडे की तुलना में। तो जो चीज भारी होगी वो नीचे बैठती है, जो चीज हल्की होगी वो भारी के ऊपर तैरती है। लकड़ी क्यों पानी पर तैरती है? क्योंकि लकड़ी का घनत्व कम होता है। लोहा क्यों पानी में डूब जाता है, सुई क्यों पानी में डूब जाती है? क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होता है। सब फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। दूसरी जो झील है वो है जॉर्डन का मृत सागर। नाम में इसके क्या है? मृत सागर। इसको क्यों कहते हैं मृत सागर? क्योंकि इसकी लवणता बहुत ज्यादा है। कितनी है? 238 ग्राम प्रति लीटर है, यानी परसेंटेज में बात करूं तो 23.8%। इतनी ज्यादा है कि यहां पर मछलियां नहीं रहती, यानी यहां पर जीवन नहीं है, कोई जीव जंतु वगैरह कुछ नहीं पाए जाते, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मृत सागर। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सागर की लवणता सबसे अधिक है? तो आंसर क्या टिक कर दोगे? मृत सागर। कौन सा ऐसा सागर या झील है जहां पर जीवन नहीं है? तो क्या आंसर टिक कर दोगे? मृत सागर, ठीक है। इनका भी बाप है एक, वो क्या है? वो है तुर्की की वान झील। वैन नहीं है, वान नाम है इसका, तुर्की की वान झील, ठीक है। ये जो तुर्की की वान झील है इसकी लवणता इससे भी ज्यादा है, 33% है, 330 ग्राम प्रति लीटर, 33%। सबसे ज्यादा नमकीन झील है विश्व की ये। सबसे ज्यादा नमक जो पाया जाता है वो सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? दुनिया में, तुर्की की वान झील में। और ये इतनी भारी भारी हो गया है इनका पानी, वान झील की बात करें या मृत सागर की बात करें, इतना भारी है कि यहां पर मनुष्य डूबता नहीं है। यानी अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप इन समुद्र में जाके तैरना सीख सकते हो, क्योंकि यहां पर पानी इतना भारी है कि आपका शरीर ऑटोमेटिक ऊपर ही रहता है। यानी आप ऐसे करके लेट सकते हो आराम से, उल्टा करके कि बेड पड़ा हुआ है और मस्त यूं लेट गए, या ऐसे हाथ चौड़ा के ऐसे लेट गए आराम से, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। फिजिक्स में थोड़ा सा चलते हैं, यही आर्किमिडीज फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन क्योंकि लिंक्ड है इसलिए मैं लिंक करके आपको बता रहा हूं कि गंगा नदी में तैरना आसान है या समुद्र में? क्या आंसर करोगे? किस में तैरना आसान है, नदी में या समुद्र में? बताओ। समुद्र में तैरना आसान है, क्यों? समुद्र में तैरना क्यों आसान है? हाँ, ओशियन में तैरना क्यों आसान है समुद्र में? हाँ, क्योंकि समुद्र में क्या होता है? नमक होता है, और नमक पानी के घनत्व को, डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो जहां बढ़ी हुई डेंसिटी होगी वहां आप आराम से तैरोगे, ठीक है। तो वहां स्विमिंग करना आसान है बजाय सादा पानी में, ठीक है। इनको एक बार नक्शे में देख लेते हैं कहां पड़ती है। तो ग्रेट सॉल्ट लेक देखो ये रही, ठीक है। एक जिला, एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स का। अभी ये करंट में भी मैंने आपको बताया था, चलो बताओ यही कि 51वां राज्य बना है यूएसए का, कौन सा हाल ही में? वैसे अभी 50 राज्य थे इसमें, ठीक है। 51वां राज्य और बना रहे हैं, अभी वो शहर था लेकिन उसको भी राज्य बना रहे हैं। वॉशिंगटन, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वॉशिंगटन बन रहा है। तो एक ऊटा यहाँ का राज्य पड़ता है, उस ऊटा में पड़ती है ये महान नमकीन झील, ठीक है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है, महान नमकीन झील कहाँ है? तो यूएसए में जनरली आता है, लेकिन हो सकता है आपसे स्टेट भी पूछ ले तो ऊटा, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ी? इसके अलावा हमने पढ़ा जॉर्डन का मृत सागर। जो मृत सागर है वो इधर पड़ता है, बिल्कुल सीमा टाइप पे है, इजराइल, वेस्ट बैंक, जो फिलिस्तीन वगैरह की लड़ाई है, ठीक है, वो यहीं पर है। तो ये जॉर्डन में पड़ता है मृत सागर, ठीक है। और तीसरी थी तुर्की की वान झील, तो तुर्की की वान झील इधर पड़ती है, ठीक है। तुर्की की राजधानी बताई थी अभी, अंकारा, ठीक है। जॉर्डन की राजधानी पूछे तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, ठीक है। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, ठीक है। तो ये हो गई, हाँ, किसकी बात? ये हो गई कुछ झीलों की और महासागरों की बात, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे हम भूमि पर देखते हैं कि कहीं पहाड़ है, ठीक है, कहीं धसी हुई जमीन है, क्या समुद्र में भी ऐसा ही है? तो बिल्कुल, जैसा जमीन है वैसा ही समुद्रों में भी जमीन है। बस फर्क क्या है कि उस जमीन के ऊपर आपने एक तरीके से क्या कर दिया, वो नीचे की तरफ जमीन थी तो उस पर आपने ऊपर पानी डाल दिया तो वो डूब गई, नीचे आपको दिख नहीं रही है। लेकिन क्योंकि हमारे पास उपकरण तो है ही ऐसे कि हम पता लगा सके कि समुद्र के अंदर कैसे, तो इसको क्या कहते हैं? नेक्स्ट जो टॉपिक है महासागरों का, लास्ट टॉपिक है महासागरों का, उसको कहते हैं महासागरों का उच्चावच। क्या कहते हैं? महासागरों का उच्चावच, यानी ऊंच नीच जो है, ठीक है, उच्चावच। इंग्लिश में रिलीफ फीचर्स,
इन ओशियंस। ठीक है, तो जब मैं पहले आपको सादा डायग्राम से समझा दे रहा हूं, फिर इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये समुद्री इलाका है। ठीक है, ये समुद्र है और यहां जमीन खत्म हो रही है। ठीक है, तो जमीन खत्म होने पर बहुत ही बिल्कुल जमीन का हिस्सा बहुत कम ढलान वाला समुद्र के में डूबा रहता है। ठीक है, बहुत कम ढलान होता है इसका, यानी लगभग सपाट सी ही जमीन होगी जो समुद्र के अंदर डूबी हुई है। उसके बाद का कुछ ऐसा क्षेत्र आता है अचानक से जो बहुत ज्यादा गहरा होता है, जिसका ढलान एकदम से बढ़ जाता है। उसके बाद फिर क्षेत्र आता है जिसका ढलान थोड़ा सा कम हो जाता है, और फिर लास्ट में समुद्र में लगभग ऐसा समतल सा क्षेत्र आता है। तो हमने समुद्री क्षेत्रों को 4 हिस्सों में बांट रखा है। ऐसा हिस्सा जो महाद्वीप का ही है और हल्का सा किसमें डूबा हुआ है, समुद्र में डूबा हुआ है, ऐसे क्षेत्र को कहते हैं महाद्वीपीय पट्टी, इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा ऐसा महासागर का हिस्सा, ऐसा महाद्वीप का हिस्सा, सच एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट जो समुद्र में डूबा रहता है, विच इज समर्ज्ड इन ओशियन, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है महाद्वीपीय पट्टी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ऐसा क्षेत्र जिसका ढलान बहुत ज्यादा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महाद्वीपीय ढलान, इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो क्वेश्चन आएगा ऐसा समुद्र का क्षेत्र जिसका ढलान बहुत ज्यादा होता है, क्या कहलाता है, महाद्वीपीय ढलान। फिर क्षेत्र कुछ ऐसा आता है जिसका ढलान थोड़ा सा कम हो जाता है इस ढलान की तुलना में, तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, महाद्वीप में उठाव हुआ, तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, महाद्वीपीय उठाव। ठीक है, महाद्वीपीय उठाव, कॉन्टिनेंटल राइज। और लास्ट में ऐसा क्षेत्र आता है जो लगभग समतल होता है, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अतल क्षेत्र, इंग्लिश में एबिसल प्लेन। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा महासागरों में सबसे अधिक क्षेत्र कौन सा है, तो ज्यादातर क्षेत्र कैसा होता है, ये समतल सा क्षेत्र होता है, कुछ गहराई के बाद फिर लगभग समतल सा हो जाता है। ठीक है, गहराई मैक्सिमम यहां खत्म हो जाती है, तो सबसे अधिक हिस्सा कौन सा होता है, वो होता है अतल क्षेत्र। महासागरों में जो सबसे अधिक हिस्सा फैला हुआ है वो कौन सा है, अतल क्षेत्र। ऐसा हिस्सा महासागरों का जिसका ढलान बहुत ज्यादा होता है, महाद्वीपीय ढलान। ऐसा हिस्सा जो महाद्वीपीय ढलान और अतल क्षेत्र को जोड़ता है, क्या कहलाएगा, महाद्वीपीय उठाव। ऐसा क्षेत्र जो महाद्वीप का समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, क्या कहलाएगा, महाद्वीपीय पट्टी। इन्हीं महाद्वीपीय पट्टी वाले क्षेत्र और महाद्वीपीय ढलान का ऊपर का क्षेत्र, इन क्षेत्र ये बढ़िया होते हैं किसके लिए, मछली पकड़ने के लिए। ठीक है, मछली को अगर आपको पकड़ना है तो ये क्षेत्र बढ़िया माने जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। ठीक है भाई, क्लियर। एक और चीज होती है जो शायद आपने समुद्र में सुनी हो, प्रवाल भित्ति, नाम सुना है, मूंगे की चट्टान, शॉर्ट में ऐसे कह देते हैं, मूंगा एक जानवर सा होता है, एक कीड़ा सा। ठीक है, कोरल कहते हैं, कोरल, कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति। जो जनरली कोरल रीफ होती है, प्रवाल भित्ति होती है। जैसे हमारा पूरा लक्षद्वीप जो है वो इसी प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। समुद्र के अंदर जाते हैं, अंडमान निकोबार कभी तस्वीर देखी होगी आपने, तो वो स्कूबा डाइविंग करते हैं लोग, चश्मे वो लगा के सिलेंडर पीछे, और वो अंदर की तरफ जाते हैं तो नीचे वो मिलती है काई काई सी, रंग बिरंगी, जहां मछली तैरती रहती है, वो जो काई काई सी होती है उसको प्रवाल भित्ति कहते हैं। ठीक है, वो बनाते हैं, कीड़े होते हैं प्रवाल भित्ति वाले, वो बनाते हैं। तो ज्यादातर जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है वो यही महाद्वीपीय पट्टी वाले क्षेत्र या महाद्वीपीय ढलान वाले क्षेत्र, इधर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो इसको, ये तो शॉर्ट में हो गया। ठीक है, जिसको समझाने का, हाँ बिल्कुल, ग्रेट बैरियर रीफ सबसे लंबी है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, वृहद प्रवाल भित्ति, तनुसनी, बिल्कुल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। ये तो रफली मैंने समझा दिया। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है समुद्र के अंदर, कि ये समुद्र में ये क्या था, ये आपका महाद्वीपीय वाला क्षेत्र है, महाद्वीप है यानी जमीन वाला है। फिर यही जमीन हल्की सी क्या होगी, समुद्र के अंदर डूब जाएगी, ये समुद्र का लेवल है, तो समुद्र में हल्की सी जो जमीन डूब गई, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर अचानक से बहुत ज्यादा ढलान वाला क्षेत्र आएगा, इसको क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर हल्का सा कम ढलान वाला क्षेत्र, कॉन्टिनेंटल राइज, और इसके बाद ये लगभग समतल सा क्षेत्र, ये क्या है, एबिसल प्लेन। और भी चीजें महासागरों में पाई जाती हैं देखने में,
जैसे कि कुछ पर्वत होते हैं जो महासागर में ही मौजूद होते हैं और इतने लंबे नहीं होते, गटुए होते हैं, मतलब यानी बोने टाइप के होते हैं, जो महासागर के अंदर ही अंदर रह जाते हैं, ऊपर नहीं आ पाते। 7-8 किलोमीटर ऊंचे नहीं है, महासागर ही मान लो 4 किलोमीटर गहरा है और वो पर्वत 1-2 किलोमीटर ऊंचाई है, तो वो क्या होगा, समुद्र में ही डूबे रहते हैं। ठीक है, तो इनको सी माउंट कहते हैं, या ऊपर से अगर चपटे हो तो इनको गाइट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर बीच में क्या होती है, कभी कभी खाई भी पाई जाती है, तो ये खाई जैसे मैरियाना गर्त है, ठीक है, तो वो खाई पाई जाती है, या बीच में कुछ ऐसे चट्टाने छोटी छोटी उठी रहती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, रिज कहते हैं, कटक कहते हैं, जो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। ठीक है, ये मैरियाना गर्त तो बहुत गहरी खाई हो गई। ठीक है, ऐसी जैसे यहां है ऐसी दूसरी जगह पड़ेगा, सेम टू सेम। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये आसान उसमें दिखा रखा है कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया, ये थोड़ी सी गहराई के हिसाब से दे रखा है फिट में। ठीक है, तो गहराई से भी आप याद कर सकते हो कि लगभग इतनी से इतनी गहराई तक का जो क्षेत्र होता है वो ये कहलाता है, लगभग इतने से इतनी गहराई तक का क्षेत्र जो होता है वो ये कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से समुद्र के अंदर भी कुछ हिस्से पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है या बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये था महासागर, यहां तक हो गए खत्म। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो नदियों के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, या रिवर्स नहीं सॉरी, उससे पहले भूकंप और ज्वालामुखी और पढ़ाना है। ठीक है, तो भूकंप और ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे फिर नदियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, तो भूकंप और ज्वालामुखी पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तनु वो आज को जब पढ़ाऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में, तब ये क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। ठीक है, क्लियर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसमें पढ़ेंगे आगे का। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, पीडीएफ में आपको डाल दूंगा। ठीक है, ओके भाई।